स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 5 बजे तक लगभग 65% मत प्रतिशत दर्ज किया गया। सबसे कम रांची में 51.50% और सबसे अधिक खरसावा में 77.32% मतदान हुआ। 15 जिलों की 43 सीटों पर असली मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम गठबंधन के बीच है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान आती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। प्रशासन की ओर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के मतदाताओं के लिए वाहन भी उपलब्ध कराए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची में मतदान किया। झारखंड के रांची विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार महुआ मांझी ने रांची में मतदान किया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास उन पर है। कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नीरा यादव अपने पति और बेटों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची और जहां उन्होंने लाइन में लगकर वोट डाला। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में एक मतदान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता का प्यार और स्नेह उन्हें मिलेगा। इसी बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पर झारखंड में मतदान से 48 घंटे पूर्व घोषणा पत्र जारी करने पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी किया, वो काफी दुखद है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर जारी है। गोड्डा में अपनी चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी झामुमो कांग्रेस को अपनी किए का कोई पछतावा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को चुनावी टिकट देकर उनके कारनामों को सर्टिफाई किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने अपने कारनामों से आम लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सारठ में अपनी चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस समाज में जातीय द्वेष पैदा करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। झारखंड की अस्मिता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लोगों से उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में रैली के दौरान महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता सरकार में आते ही जनता से किया वादा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया वादा पत्थर की लकीर होता है। अमित शाह ने 40 गांव में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बार महाविकास अघाड़ी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दक्षिण मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा लागू की गई मेक इन इंडिया स्कीम का बड़ा गेम चेंजर उसे बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के हर गरीब को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में मिथिलांचल की यात्रा की और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स में शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बनने वाले अस्पताल से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का लोगो भी जारी किया। मिथिला के लोग एम्स की आधारशिला रखे जाने का गौरव क्षण मान रहे हैं और यह अस्पताल दरभंगा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर शोभन भरोल बाईपास पर बनकर तैयार होगा। एम्स के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका पूरा डिजाइन आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से तैयार किया गया है। 188 एकड़ यानी करीब 2.25 लाख वर्ग मीटर में 1264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ ये अस्पताल बनकर तैयार होगा, जहां 750 बेड होंगे। करीब 36 महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार का ये दूसरा एम्स दिया है और इससे पहले पटना में एम्स दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिथिला, तिरहुत, कोसी सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एम्स का फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने करीब 5070 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में गलगलिया अररिया 4 लेन का उद्घाटन भी शामिल है। ये सड़क सीमांचल के क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ेगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि नाइजीरिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर को गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया है कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर रहेंगे। और साथ ही देश भर में आपको बता दें कि अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। अब कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार से के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसकी संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना पक्ष सुने कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए। मकान के बाहर भी इसको चस्पा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इनका उल्लंघन कर डिमोलेशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका खर्च अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने CPS एक्ट को निरस्त कर दिया है और इसके तहत CPS को दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर गुयेन जुआन थांग से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भारत फिलीपींस के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। विदेश मंत्री ने कहा कि लगातार हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न हिस्सा है। असम पुलिस ने घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की है। असम पुलिस ने करीमगंज से 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। साथ ही सभी घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेज दिया गया है। भारत पहली बार पेटेंट इंडस्ट्रीज डिजाइन एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में फाइल पेटेंट की संख्या 64,480 थी। पेटेंट फाइल करने में देश की वृद्धि दर 2022 की तुलना में 15.7% रही। CSIR और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भारत समेत अन्य देशों के वैज्ञानिक सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम में कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज किताब का विमोचन भी किया गया।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बालाछापर में माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जशपुर में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा की और साथ ही उन्होंने जशपुर में स्पोर्ट स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने आयुष पद्धति से जुड़े विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और संस्थाओं का 2 दिवसीय सम्मेलन आयुषकॉन 2024 का आयोजन किया। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने फिल्म उद्योग से 20 नवंबर से गोवा में शुरू होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने की अपील की। संजय जाजू ने कहा कि इस बार इफ्फी में भारतीयता की एक समग्र झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग से इफ्फी का दौरा करने और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा करने का आह्वान किया। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने की अध्यक्षता में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 13.3 करोड़ रुपए के 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अभी तक सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। भारत के सौर उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में $2 अरब हो गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका घरेलू सौर पीवी उत्पाद निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। JSW ग्रुप ने मानव रहित हवाई प्रणाली के निर्माण के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी शील्ड AI के साथ साझेदारी की घोषणा की है। भारत के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सितंबर में 3.1% की वृद्धि हुई है। भारत का आईटी खर्च आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है। गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का आईटी खर्च 2025 में $160 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 से 11.2% की वृद्धि को दर्शाता है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के यहाँ पर मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2024 के लिए 6.21% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर 6.68% और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर 5.62% है। भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट दर्ज की गई है। भारी बिकवाली के कारण निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 5 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 984 अंक की गिरावट के साथ 77,690 और निफ्टी 324 अंक टूटकर 23,559 पर बंद हुआ। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 14 से 15 नवंबर को भुवनेश्वर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट हरित ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनेगी। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने में रोकने में उन अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिका ने इससे पहले इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाए या फिर सैन्य सहायता बंद होने का जोखिम उठाए। अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए एक नई क्रॉसिंग खोली गई है, जिससे उत्तरी क्षेत्र में फिर से सहायता पहुंचने लगी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रियाद में हो रहे अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन के इतर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अब्बास अरागची ने कहा है कि अपने कई समकक्षों से बैठक के दौरान क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहयोग और समन्वय के महत्व पर चर्चा हुई।
सम्मेलन की प्राथमिकता फिलिस्तीनी और लेबनानी क्षेत्रों में इजरायली हमले को रोकना, आम लोगों की रक्षा करना और क्षेत्र में शांति के साथ स्थिरता स्थापित करने के नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने पहुंचे ट्रंप 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले प्रशासनिक हस्तांतरण पर हुई चर्चा। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों के साथ मनाया जीत का जश्न। पहली बार स्थापित किया जा रहा है ये महत्वाकांक्षी विभाग विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। अमेरिकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और लाल फीताशाही से छुटकारे के लिए दक्षता विभाग की अहम भूमिका होगी। चुनाव में ट्रंप विल फिक्स इट बेहद लोकप्रिय नारा था और इसके अभिप्राय अमेरिकी जनता को आश्वस्त करना था कि वो सत्ता में वापसी करके व्यवस्था में व्यापक सुधार और उसकी दक्षता का विस्तार करेंगे। माना जा रहा है कि इस दिशा में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ट्रंप ने इन्हें 4 जुलाई 2026 तक का काम निपटाने को कहा है। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर भी सबकी निगाहें थी। ट्रंप ने इस जिम्मेदारी के लिए पीट हेग्सेथ पर भरोसा जताया है। यूक्रेन को सैन्य, अमेरिकी सैन्य सहायता और पश्चिम एशिया संकट जैसे हालात को देखते हुए पीट हेग्सेथ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अमेरिकी विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति माइक हकबी की गई है और जिन्हें इजराइल में अमेरिकी राजदूत बनाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन में जॉन रैटक्लिफ CIA चीफ होंगे। वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हमलों से चिंतित चीन अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिकों को ही पाकिस्तान में तैनात किया जाए। बातचीत में शामिल सैन्य और सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने इसको लेकर पाकिस्तान को लिखित प्रस्ताव दिया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह बनाई है। सिंधु ने बुसानन ओगबाम रुंगफान 21-12, 21-8 से उन्हें पराजित किया। कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता से बाहर हुए लक्ष्य सेन लियोंग जुन हाओ ने शिकस्त दी। कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अफरीदी ने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पीछे करके ये कामयाबी हासिल की। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने अहम खिलाड़ी अलजारी जोसेफ पर 2 मैच का लगा प्रतिबंध हटा दिया है और अब इस खिलाड़ी की टीम में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण के लिए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का अगला मुकाबला थाईलैंड के साथ 14 नवंबर को होगा। अर्जुन देशवाल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के मैच में बेंगलुरु बुल्स पर 39-32 से जीत दर्ज की। देश में पैरा एथलीटों के ट्रेनिंग के लिए समर्पित दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में बनाया जाएगा। इसका मकसद लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक से पहले खिलाड़ियों में कौशल और आत्मविश्वास भरना है। राजधानी में शुक्रवार से फिन स्विमिंग की प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजकों में उत्साह है।
एटीपी फाइनल्स में यानिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को मात दी है। 6-4, 6-4 के सीधे सेट से हराया है। अब दानिल मेदवेदेव से भिड़ंत होगी। लगभग एक महीने पहले कार क्रैश में घायल हुए इक्वाडोर के फुटबॉलर मार्को एंगोलो का निधन हो गया। वे सिर्फ 22 वर्ष के थे। यूरोपा लीग में तुर्की के फुटबॉल क्लब बेसिकतास और इजराइल के क्लब मक्काबी तल अवीव के बीच होने वाले मैच तटस्थ स्थान पर होगा और ये मैच सोमवार को हंगरी में खेला जाएगा। नील्स फिटिस ने फॉर्मूला 1 के रेस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। FIA के बयान के मुताबिक विटिस ने नई संभावनाओं की तलाश के लिए ये पद छोड़ दिया है। राष्ट्रीय नायक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज पार्ट 1 22 नवंबर को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर खान के दमदार अभिनय से सजी ऐतराज की सीक्वल ऐतराज 2 जल्द ही सिनेमा स्क्रीन पर दस्तक देगी। निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इस बात की जानकारी दी है। महाअवतार फिल्म में विकी कौशल परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपकमिंग प्रोजेक्ट का मोशन पोस्टर शेयर किया है। कंतारा चैप्टर 1 को रियलिस्टिक दिखाने के लिए हुम्बले फिल्म्स और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने कुंडापुर में कदम्ब एम्पायर को रिक्रिएट किया है और यह पूरा सेट कई एकड़ में फैला है। ऑस्कर आयोजन में लापता लेडीज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बीच लापता महिलाओं का नाम बदल दिया गया है। फिल्म को लास्ट लेडीज नाम से एकेडमी पुरस्कारों में भेजा गया है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।